नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत जो जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है, पहले पायदान पर है। देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। ऐसे में देश की सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की नीति लाने की बात करती है। भारत में नसबंदी से लेकर हम दो हमारे दो जैसे अभियान व्यापक स्तर पर चलाए गए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने तक में बच्चों की बाध्यता लगाई गई। लेकिन क्या जनसंख्या कंट्रोल भारत के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है? या कहें कि बच्चा एक ही अच्छा देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया और कहा कि हर किसी को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत के साथ साथ सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी और समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या ज्यादा आबादी भारत के लिए अच्छी है? अगर हां, तो फिर क्या भारत में भुखमरी नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, अशिक्षा नहीं बढ़ेगी, सीमित संसाधनों की जंग नहीं बढ़ेगी? आज हम आपको बताएंगे मोहन भागवत के बयान के मायने, साथ ही समझाएंगे जिन जिन देशों में जनसंख्या कंट्रोल की गई वहां क्या क्या बदला और क्या वो देश खत्म होने की कगार पर है। आपको बताएंगे भारत के साथ साथ कौन कौन से देश अपनी जनता को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। सरकार आपके साथ है। क्या सच में हम दो हमारे 3 का वक्त आ गया है? आज हम आपको यही समझाएंगे। पॉइंट 1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। हम दो हमारे 3, इसको समझने के लिए आपको एक आंकड़े को समझना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो भारत की जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो कितना है जरा समझिए और बीते 10 सालों के अंदर उसमें क्या बदलाव आया है। जरा इसके साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं और देखिए 2011 में जो फर्टिलिटी रेट यानी कि जन्म दर थी वो 2.18% थी, जबकि 2022 में यह घटकर 1.63% आ गई है। और आप अंदाजा लगाइए, जो वर्ल्ड की एवरेज प्रजनन दर है वो 2.18 के आसपास है और उससे भारत की फिलहाल जो प्रजनन दर है वो कम है। अब इसको आगे हम आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है और इसके बढ़ने और घटने का भारत के अस्तित्व पर कैसे असर पड़ेगा। लेकिन जो भागवत का ज्ञान है, क्या वही हिंदुस्तान के अस्तित्व को बचाने का अंतिम समाधान है? इसको भी जरा समझिए, क्योंकि देश को आज के हिसाब से जनसंख्या नीति की जरूरत है, ये भागवत कह रहे हैं। और किसी समाज की जन्म दर 2.1 से नीचे जाने से समाज खत्म हो जाता है, यह कहा जा रहा है। समाज जब भी खत्म हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता, और इस तरह से कई समाज और भाषाएं खत्म हो जाती। जनसंख्या जन्म दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें हर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। ऐसे में हर परिवार में 3 बच्चों पर जोर देना चाहिए, भागवत कह रहे हैं। लेकिन भागवत के 3 बयान और सामाजिक उत्थान किस तरीके से एक के बाद एक भागवत ने 3 बयान दिए हैं और उन तीनों बयानों के भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने बड़े मायने हैं। तो जरा देखिए ये 3 बयान दरअसल कौन से हैं जो भागवत की तरफ से दिए गए हैं। इनमें अगर पहले बयान की बात की जाए तो पहला बयान क्या है? पहला बयान है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना क्यों जरूरी है, यह उन्होंने एक सवाल उठाया था। उसके बाद दूसरा जो सवाल उठाया कि हर मौके पर जय श्री राम का नारा क्यों जरूरी है। तीसरा जो सवाल उठाया कि हर दंपत्ति को 3 बच्चे पैदा करना क्यों जरूरी है। 2 के मायने आप समझ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा सवाल उठाया है कि हर दंपत्ति को 3 बच्चे पैदा करना क्यों जरूरी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और यहां समझने के लिए आपको भागवत, भारत और हिंदू, इन तीनों को समझना पड़ेगा। दरअसल भारत में बहुसंख्यक हिंदू 2011 जनगणना में 80% के आसपास थे। अब जनसंख्या वृद्धि दर घटने से हिंदू 78.9% रह गए हैं। विश्व के 95% हिंदू भारत में रहते हैं और देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर बढ़ी है। 2050 तक भारत में मुस्लिम की आबादी 40% होगी, यानी 10 करोड़ बढ़कर 31 करोड़ के पार पहुंच जाएगी।
लेकिन क्या वाकई में भागवत का जो बयान है वो हिंदुओं के लिए है सिर्फ, या पूरे हिंदुस्तान के लिए है? इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि भागवत बार बार जगा रहे हैं, और बार बार जगाते हुए क्या कह रहे हैं इसको समझने की जरूरत। तो क्यों बार बार वो जनसंख्या नीति की बात करें, एक ऐसी जनसंख्या नीति जिसमें हर दंपत्ति को 3 बच्चे कम से कम पैदा कर दें। जरा टाइमिंग को समझिए और टाइमलाइन को समझिए कि भागवत जो बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या है। सबसे पहले अक्टूबर 2021 में भागवत ने क्या बयान दिया? जनसंख्या नीति होनी चाहिए। उसके बाद जुलाई 2022 में जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा जो तीसरा बयान दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जनसंख्या को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, और शायद उनके बयान के बाद ही जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां अलग अलग तरीके की पॉलिसीज आ रही हैं। जो तीसरा बयान है, देखिए, जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। यह जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है, ताकतवर ही जिंदा रहेगा, यह जंगल का कानून है। लेकिन इससे आगे वो क्या कह रहे हैं? इससे आगे जो कहा जा रहा है वो आज की हकीकत है। इंसानों में ऐसा नहीं है, इंसानों में ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है, यही इंसानियत की निशानी है। यानी कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उससे इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, बल्कि और ज्यादा सुरक्षा आएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना दूसरी पॉपुलेशन के लिए या दूसरे समाज के लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हिंदू की आबादी लगातार हिंदुस्तान में घट रही है, और ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। और जो अगले 27 साल के लिए जो सोचा जा रहा है वो क्या है? दरअसल अगले 27 साल में कहा जा रहा है कि हिंदू 54% से कम हो जाएंगे। 88% आबादी वाले हिंदू में हिंदुस्तान में से 66% ही रह जाएंगे, लगभग 22% खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो गई। 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम होने का अनुमान, जबकि मुस्लिम आबादी में करीब 30% की बढ़ोतरी का अनुमान है। लेकिन हम कह रहे हैं, क्या वाकई में मोहन भागवत का बयान भारत के लिए है या फिर हिंदू और मुसलमान के बीच में है? आपको इस समझने के लिए पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए है, बिना ये सोचे कि किसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो रही है और कितनी बढ़ रही है। वो हिंदुस्तान की बात करें, किस देश में कितनी जन्म दर है, क्योंकि भारत की अभी भी 1.5 से ऊपर है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां की प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1 से भी नीचे। और वो कौन कौन से देश हैं जरा देखिए, और फिर उनके हालात भी हम आपको बताएंगे कि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से किस तरीके की स्थिति आन पड़ी है। सबसे पहले चाइना को देखिए। चाइना की जो जन्म दर है वो 0.68% है, यानी कि एक मां एक बच्चा भी पैदा नहीं करी। और स्थिति जापान की भी बिल्कुल वैसी है। जापान में 0.63% है। कोरिया में 0.49% यानी कि हर 2 माह पर एक बच्चा है। इसके अलावा भारत में 1.63% है, और ये इन 3 देशों से बेहतर है। इसलिए प्रोग्राम के आगे चलकर हम आपको चीन, जापान, कोरिया, इसके साथ साथ इटली और साथ में रूस, जहां जन्म दर गिरी, जहां पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वहां के हालात क्या बन गए ये हम आपको बताएंगे। लेकिन वृद्धि दर में गिरावट क्यों चिंता का विषय है, इसको समझिए, क्योंकि भविष्य में देश के युवा तेजी से कम होते चले जाए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में या तो बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे, युवा नहीं होंगे। कुछ दशकों में युवाओं का देश, बुजुर्गों का देश कहलाने लगेगा। हमारी श्रम शक्ति में खासी कमी होने लगेगी। सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। भविष्य के लिए जनसंख्या नीति अभी से बनानी होगी। यानी कि जो कहा जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली गई तो अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी, ऐसा नहीं है। एक वक्त तक दौड़ेगी, और उसके बाद क्योंकि आपके पास युवा आबादी नहीं होगी, श्रम शक्ति नहीं होगी, आपके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, और ऐसे में अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे आएगी। तो जहां भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, क्या वो हम 2 हमारे 3 के जरिए ही मुमकिन है? इसको भी समझने के लिए 1951 से लेकर अब तक के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं।
इसमें जरा पॉपुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बयान के अपने आप में और क्या मायने हो सकते हैं। 1951 में देखिए, हिंदू आबादी 30 करोड़ के आसपास थी, मुस्लिम आबादी 3.50 करोड़ के आसपास थी। 10% से भी मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से कम थी। 2011 में हिंदू आबादी करीब 97 करोड़ के आसपास, मुस्लिम आबादी 17 करोड़ के आसपास, 14% से ज्यादा हुई। साल 2050 का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक क्या है, हिंदू आबादी करीब 130 करोड़, मुस्लिम आबादी 31 करोड़, 18% से भी ज्यादा यह पॉपुलेशन होगी। यानी कि हिंदू आबादी हिंदुस्तान में तेजी से कम होगी और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे क्या हिंदुस्तान के अस्तित्व पर खतरा होगा? क्या सभ्यता विलुप्त होने की कगार पर चली जाएगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप सोचिए, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि जनसंख्या विस्फोट पर ध्यान रखना जरूरी है। क्या यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति लेकर आते हैं? जरा समझिए, 11 जुलाई 2021 में जनसंख्या नीति 2021 से 30 रिलीज की गई। जनसंख्या नीति में जन्म दर को 2026 तक 2.1 लाने, 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया और 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर जिस वक्त इसको लागू किया गया था 2.7 थी। अब यह समझने की बात है कि एक तरफ बीजेपी शासित प्रदेश और सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने की नीति बना रही है और दूसरी तरफ मोहन भागवत हम दो हमारे तीन का नारा दे रहे हैं। तो क्या मोहन भागवत ने जो इससे पहले बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के शासित प्रदेशों ने जो एक्शन लिया, अब उस एक्शन पर रिएक्शन भी नजर आएगी। यानी कि जो नीतियां हैं अब वो प्रजनन दर को कम करने की जगह प्रोत्साहित करने की तरफ होगी कि चलिए अब प्रजनन दर को बढ़ाना है, जन्म दर को बढ़ाना है और इसको किसी भी तरह 2.5% से ऊपर लेकर आना है। लेकिन जो हम आंकड़ा दे रहे हैं उसमें दुनिया भर का भी आंकड़ा देखिए। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें जन्म दर की तो जरा इस पर भी एक नजर डालिए कि जो जन्म दर दुनिया भर के अंदर है उसमें जो मुस्लिम महिलाएं 3.1% की दर है जन्म दर, यानी कि एक मुस्लिम महिला 3 बच्चों को जन्म देती है। जो ईसाई महिलाएं हैं वो 2.7% की दर उनकी है, यानी कि लगभग 3 बच्चे एक महिला औसतन पैदा करती है ईसाई। हिंदू महिला की जो प्रजनन दर है वो लगभग 2.4 है। इस हिसाब से भी हिंदू महिलाओं की पूरी दुनिया की बात की जाए तो भी प्रजनन दर कम है, जन्म दर कम है। तो क्या मोहन भागवत का इशारा सिर्फ इधर है? एक और आंकड़ा आपको देते हैं। यह आंकड़ा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2024 का। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है वो बहुत कुछ बयां करती है। वो रिपोर्ट करती है कि भारत में जो उम्र के मुताबिक 5 साल की उम्र से जिन बच्चों का वजन कम है वो 18.7% बच्चे हैं। जिन बच्चों में हाइट कम है उम्र के हिसाब से, 5 साल की उम्र के हिसाब से जिनकी हाइट कम है वो 35.5% है। हिंदुस्तान में जो कुपोषित बच्चे हैं वो 13.7% हैं और बाल मृत्यु दर 2.9% है। यानी कि हर तीसरा बच्चा, या कहें कि 1000 में से तीसरा बच्चा, 3 बच्चे 5 साल की उम्र से पहले दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 125 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर आया है। यानी भारत में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 3.1% बच्चे 5 साल नहीं जी पाते। लेकिन जब इसको 2023 के साथ आप कंपेयर करेंगे तो इसके आंकड़ों में आपको कमी नजर आएगी। हालांकि 5 साल की उम्र से जो वजन कम है 18.7%, वो 23 में भी था, 24 में भी है। उम्र से हाइट जो कम हुई है वो भी उतना ही है, 35.5%। जबकि इसके अलावा जब आप कुपोषित बच्चों की बात करें तो वो 2023 में 16.6% थे, जो अब घटकर लगभग 3% घटकर 13.7% हुए। और ऐसे ही बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है, 3.1%। ये आंकड़ा दरअसल 2023 का था जो अब 2.9% हो गया। और वहीं 125 देशों की सूची में भारत 6 पायदान नीचे आया। यहां नीचे का मतलब अच्छा होता है। लेकिन भारत के अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है और कैसे वो बढ़ा है, इसको जरा समझिए, क्योंकि ये एक तरफ बढ़ा है और दूसरी तरफ घटा है।
इसको भी आंकड़े के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों भागवत कह रहे हैं कि आपको 3 बच्चे पैदा करने हैं। हम तो हमारे 3 की नीति पर हमें आना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदू 1992-93 में 3.30 उनका फर्टिलिटी रेट था, जबकि मुस्लिम जो फर्टिलिटी रेट था वो उसी इरा के अंदर 4.41% था। हिंदू 2019-21 के अंदर 1.94%, जबकि मुस्लिम उसी इरा के अंदर 2.36% उनका फर्टिलिटी रेट रहा। और कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदू 1.94% और मुसलमान 2.36% और कुल 2% के आसपास का फर्टिलिटी रेट है। और इसको लेकर मोहन भागवत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनकी चिंता कई मायनों में सही है, लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम तो हमारे 3, लेकिन कमाल की बात यह कि 3 बच्चों पर नौकरी और चुनाव पर संकट आ जाता है। इनको राज्यवार समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, उत्तराखंड के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। ओडिशा में 2 से ज्यादा बच्चों पर शहरी और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है। राजस्थान 2 से ज्यादा बच्चों पर पंचायत चुनाव और नौकरी में उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। गुजरात में 2 से ज्यादा बच्चों पर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका चुनाव लड़ने से रोक है। असम के अंदर भी 2 से ज्यादा बच्चों पर नौकरी के लिए अयोग्य उनको घोषित कर दिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर हम तो हमारे 3 की नीति के साथ जाएंगे तो हम मोहन भागवत के मुताबिक देश की सभ्यता को बचा लेंगे, लेकिन अपनी जॉब की सुरक्षा और अगर चुनावी मैदान में आना है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं। क्योंकि सरकार जिस दिन चाहेगी इस नियम को बदल देगी और कह दे कि जिनके 3 से 4 बच्चे हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जिन देशों के अंदर आबादी घट रही है, आप उसको अंदाजा लगाइए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं इस पर बहस होनी चाहिए, आंकड़ों को समझना चाहिए। दुनिया के वो देश जिन्होंने परिवार नियोजन की नीति को अपनाया, जहां पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाए गए, वहां का हाल क्या है और क्या होने वाला है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, जन्म दर को कंट्रोल किया गया, तो क्या संकट आने वाला है। जरा कुछ देशों के साथ आंकड़ों को साझा करते हैं, उनके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। और शुरुआत करते हैं जापान के साथ। जापान में 2020 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 12.7 करोड़ है, लेकिन कमाल की बात देखिए 2050 में पॉपुलेशन 10.6 करोड़ हो जाएगी, लगभग 2 करोड़ घट जाएगी। और जो 10.6 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें भी ज्यादातर बुजुर्ग होंगे और बच्चे होंगे। इटली को जरा देखिए, पॉपुलेशन 2020 में 6 करोड़ है, लेकिन जिस परिवार नियोजन की नीति के साथ वो चल रही है, जो आंकड़ा लगाया जा रहा है 2050 तक 5.4 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को देखिए, 4.3 करोड़ पॉपुलेशन है, वो घटकर 1 करोड़ घटकर 3.5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा क्यूबा 1.13 करोड़, वो घटकर 1 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा पोलैंड 3.8 करोड़ से घटकर 3.3 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा पुर्तगाल को देखिए 1 करोड़ से घटकर 90 लाख हो जाएगी। और ग्रीस में 1 करोड़ से घटकर 90 लाख हो जाएगी। ये वो देश है जिनकी पॉपुलेशन बेहद कम है, लेकिन वो उसको भी कंट्रोल करने में लगे हैं। और कंट्रोल करने की स्थिति के बीच में वो उस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां वो कह रहे हैं कि खुलकर बच्चे पैदा कीजिए वरना संकट पैदा होगा। तो क्या इसी तरफ इशारा मोहन भागवत भी कर रहे हैं? आपको दुनिया के अंदर क्या चल रहा है इसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी देशों में बहुत कुछ बदल गया है। चीन और साउथ कोरिया का जिक्र करते हैं। दोनों ने एक दौर में सख्ती से पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति को अपनाया, यहां तक कि चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी पूरे तरीके से बदल चुकी है। वो अब 3 चाइल्ड पॉलिसी में तब्दील हो गई। आप सोचिए, चीन जो कह रहा था 1 ही बच्चा अच्छा, अब वो कह रहा है कि 3 कम से कम पैदा कीजिए। वो चाइना कह रहा है ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वहां इंसेंटिव दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, सुविधाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी। जापान को लीजिए, जापान में सब्सिडी दी जा रही है, डे केयर और जॉब सिक्योरिटी के वादे किए जा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, आपकी जॉब सुरक्षित होगी।
साउथ कोरिया बच्चे पैदा करने वाले परिवारों की मदद के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुकी है। गिरती फर्टिलिटी रेट का सबसे बुरा असर साउथ कोरिया पर ही हो रहा है। साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट 0.72% पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि 2100 तक, यानी कि लगभग आज से मान लीजिए 76 साल बाद वहां की आबादी आधी हो जाएगी। ऐसा भी अनुमान है कि 2100 तक इस देश की 70% आबादी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए, एक देश की 70% आबादी अगले 70 साल में खत्म हो जाएगी तो उस देश का अस्तित्व क्या बचेगा? क्या यही संकट हिंदुस्तान के सामने भी है? क्योंकि दुनिया में साल दर साल जन्म दर गिर रही है और वो कैसे गिर रही है, हम यहां हिंदुस्तान की बात नहीं करें। हिंदुस्तान तो जो वर्ल्ड बैंक की एवरेज है उससे भी नीचे है, लेकिन दुनिया भर के अंदर कैसे बड़ा परिवर्तन देखने को आया इसको जरा समझिए। 1960 के अंदर दुनिया भर के अंदर जो प्रजनन दर थी वो दरअसल 5% के आसपास थी, यानी कि हर एक मां 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। 2024 में वो आधे से भी कम रह गई है, तो 2.3% रह गई और हिंदुस्तान की इससे भी कम है। अब जरा एक एक करके देशों का विश्लेषण करते हैं जो हमारे से बेहतर भी हैं कई दिशाओं में और उन्हें विकसित राष्ट्र भी कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं चीन, रूस और इटली के साथ। चीन के जो सरकारी आंकड़े वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2022 में देश में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में ये 7.52 थी। 1949 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई और इससे आबादी की रफ्तार तो थमी, लेकिन इसके नतीजे उल्टे भी पड़े। बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ने लगी और इससे निपटने के लिए चीन ने बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। लोग एक बच्चा ही पैदा कर रहे थे, दूसरे बच्चे का मतलब वहां जिम्मेदारी में इजाफा और आर्थिक बोझ के तौर पर देखा गया। 2 साल पहले ही चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। हालांकि इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट जारी है। अब वहां हालात ऐसे हैं कि परिवारों के लिए ज्यादा बच्चे पालना ना तो आर्थिक तौर पर आसान है और ना ही मानसिक तौर पर। रूस का जिक्र करते हैं। रूस में भी फर्टिलिटी रेट 1.4% पर आ गई है। घटती फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए कई तरीके की तरकीबें अपनाई जा रही हैं। आप अंदाजा लगाएंगे रूस क्या कर रहा है? रूस में हाल ही में सेक्स एट वर्कप्लेस का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत लोगों को सुझाया गया था कि वो ऑफिस में लंच या कॉफी ब्रेक लेकर सेक्स करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इटली का रुख करते हैं। इटली में भी गिरती फर्टिलिटी रेट के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इटली की सरकार ने बताया कि देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और इटली की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के बीच पिछले साल की तुलना में 2.1% कम बच्चे पैदा हुए। इटली में इसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या कहा जा रहा है? इसे नेशनल इमरजेंसी कहा जा रहा है। चलिए कुछ और अखबारों का या कहें कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं उनका रुख करते हैं। उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 3, ये कितना लॉजिकल है और दुनिया के अंदर किस तरीके से इसको लेकर सरकारें अपनी वहां की पॉपुलेशन को अवेयर कर रही हैं, उनको अलग अलग माध्यम से रुझा रही हैं, समझा रही हैं कि आप पैदा कीजिए बच्चों को, वरना देश का संकट गहरा जाएगा, देश पर संकट गहरा जाएगा। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट को समझिए। ताइवान में फर्टिलिटी रेट 0.85% तक पहुंच गई है और इस कारण वहां स्कूल बंद हो रहे हैं। जापान में 1.21% है और इस कारण डायपर की बिक्री घट रही है। ग्रीस में 1.26% है और वहां कई गांव ऐसे हैं जहां सालों से कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। इसके अलावा साइंस जर्नल एसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जरा समझिए, 2050 तक दुनिया के 3/4 देश ऐसे होंगे जहां फर्टिलिटी रेट औसत से भी कम होगी। 2100 तक दुनिया के 97%, इस आंकड़े को जरा गौर फरमाइए, 2100 तक दुनिया के 97% देश ऐसे हो जाएंगे जहां फर्टिलिटी रेट 2 से कम होगा और दुनिया में सिर्फ 6 देश ऐसे होंगे
जहां फर्टिलिटी रेट 2.1 या इससे ज्यादा होगा। इसमें कौन कौन से देश? समोआ, सोमालिया, टोंगा, नाइजर, चाड और तजाकिस्तान है। 2021 तक दुनिया में हर 4 में से 1 बच्चा अफ्रीकी देश में पैदा होता है। साल 2100 तक हर 2 में से 1 बच्चा अफ्रीकी होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं। तो क्या वाकई में मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 3, ये देश की जरूरत है, ये देश के भविष्य की जरूरत है, ये देश के अस्मिता के लिए जरूरी है, देश के होने और ना होने के लिए जरूरी है। और क्या आने वाले दौर में जैसे रूस, जैसे चाइना, जैसे ताइवान, जैसे जापान, जैसे इटली अपने वहां के नागरिकों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और उसके लिए योजनाएं एग्जीक्यूट कर रही हैं, क्या ऐसा होगा? आप जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दरअसल आबादी बढ़ाने के लिए तमाम तरकीबों के बीच अब दुनिया में क्या एक नया स्लोगन आया है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन एक्सचेंज, यानी कि एक देश की आबादी को दूसरे देश की आबादी के साथ साझा करना, या एक देश की जनता को दूसरे देश के साथ साझा करना। और इसमें अगर किसी देश में आबादी नहीं बढ़ रही होगी तो दूसरे देशों के लोगों को वहां ले जाकर बसाया जाएगा और वहां ले जाकर उनसे बच्चे पैदा करवाए जाएंगे ताकि वो देश बच सके। तो क्या मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए एक अलार्म है? क्योंकि दुनिया में जो घट रहा है, भारत में जन्म दर कम होने से वो भविष्य में घटने वाला है। और वो ना घटे, क्या इसके लिए हम 2 हमारे 3 जरूरी? और क्या मोदी सरकार जल्द इसको लेकर कोई नीति बनाने वाली है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके तरफ प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देने वाली है? यह सरकार को तय करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पॉइंट 1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे.